नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। 2021 उम्मीदों का साल है। 2020 से सीख कर आगे बढ़ने का साल है। दुनिया के सामने कोरोना से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने का साल है और इन्हीं उम्मीदों और चुनौतियों के साल 2021 के लिए आज भारत का आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया। इस बजट में सरकार ने हेल्थ सेक्टर और इंफ्रा पर खासा जोर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा, इस बार का बजट आपदा में अवसर ढूंढने वाला है और अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों को सहारा देने वाला बजट है। तो क्या वाकई में साल 2021-22 को गति देकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाला है यह बजट, जिस पर आज बड़ा मुद्दा में हम चर्चा करेंगे। मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर यानी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तो क्या इस बार का बजट उसकी तरफ कदम बढ़ाने वाला बजट है? और क्या उस हिसाब से भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़ रही है? यानी जो हम हमारी अर्थव्यवस्था का स्तर ले जाना चाहते हैं, उस हिसाब से भारत की आर्थिक वृद्धि दर आज है? वही बजट को लेकर पीएम मोदी ने यह कहा कि यह भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला आम बजट है। आम बजट में जल जीवन मिशन अर्बन के लिए 2,87,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। उज्ज्वला स्कीम के तहत 1 करोड़ नए लाभार्थी जोड़ने का लक्ष्य है। देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू हुई। पेट्रोल पर ₹2.50 और डीजल पर ₹4 का कृषि सेस लगेगा। सस्ते घरों पर 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज ब्याज मुक्त होगा। वो इनकम टैक्स से जुड़ा बड़ा ऐलान आज ये रहा कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आईटीआर नहीं भरनी होगी। पश्चिम बंगाल के चाय बागान मजदूरों का वित्त मंत्री ने ख्याल रखा है। वही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल खोलेंगे और 100 नए सैनिक स्कूलों का भी ऐलान हुआ है। देश भर में फसलों की एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। अर्बन क्लीन इंडिया मिशन के लिए 1,41,000 करोड़ रुपए जारी होंगे। कृषि सेक्टर के लिए बजट बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। सरकारी कंपनियों का निजीकरण तेज होगा। एलआईसी का आईपीओ आएगा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट अब 74% तक बढ़ाने का ऐलान हुआ है। चुनावी राज्यों पर खास नजर रखी गई है। सरकारी बस सेवाओं के लिए 18,000 करोड़ रुपए जारी होंगे। रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो कुछ ऐसी अहम बातें हैं। बहुत सारी चीजें हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। आप वहां पर भी देख सकते हैं कि इस बजट में क्या मिला, क्या खास रहा, क्या सस्ता, क्या महंगा हुआ। लेकिन इन तमाम बातों पर नजर डालें तो क्या वाकई में ये आपदा में अवसर वाला आम बजट है? आपदा में अवसर की बात हो रही है। वाकई में क्या ये आपदा में अवसर वाला बजट है, आम बजट है? आत्मनिर्भर भारत बनाने में कितना कारगर होगा आम बजट 2021-22? भारत में जीडीपी की ग्रोथ को क्या यह बजट पंख लगाने वाला है? टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो मिडिल क्लास पर इसका क्या असर पड़ेगा? पेट्रोल डीजल पर लगाया गया कृषि सेस लगाया जो गया है, हालांकि सेस कंपनियों को देना होगा, जो बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह कि क्या कंपनियां अपनी जेब से यह पैसा देंगी, और देंगी तो फिर कब तक देंगी? ये तमाम कुछ सवाल हैं और भी बहुत सारे सवाल चर्चा के दौरान निकलते चले जाएंगे, हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो आम बजट है वो 2021-22 के लिए कितना खास है, इस पर चर्चा करना बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए इस बार के इस बजट में क्या खास रहा, वो चीजें हमने आपको दिखाई। अब चर्चा करते हैं। मेरे साथ आर.के. आर्य हैं, अर्थशास्त्री हैं। आर्य साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के खास कार्यक्रम में। और महिमा सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। महिमा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में।
आर के आर्य जी, आपसे पहले कमेंट जानना चाहूंगा मैं। आज के इस आम बजट को देखा जाए भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब ये कह रहे थे कोरोना का संकट है, 1 साल तक देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा और केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों पर इसका असर पड़ा है। इस बजट को हम समझना चाहें आपकी नजर से, कैसा आपको ये दिखा, क्या महत्वपूर्ण रहा और क्या ऐसा दिखा जो होना चाहिए था, हुआ नहीं? 78 और 79 के बाद से ये जो कॉन्ट्रैक्शन है जी 5.8% थी 78-9 में, अभी है 7.7%। जी जो एम्प्लॉयमेंट का लॉस हुआ है या जो इनकम का लॉस हुआ है वो रिकवर होगा 2023 तक, जब तक ये 6.5% पर ग्रोथ आएगी। अभी जो लॉसेस है उसको रिकवर करना था, इसीलिए टैक्सेस पे कोई बदलाव नहीं किए गए, क्योंकि सरकार चलती है रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बेस पर। तो ये उम्मीद वैसे ही परे रख दी जाए तो अच्छी बात है। अब सवाल ये है कि एम्प्लॉयमेंट जितनी भी हर साल जनरेट होती है वो कहां से होगी। गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग की है वो 5,58,000 करोड़ के आसपास है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जो हेल्थ मिशन है उस पे 2 लाख करोड़ के आसपास अगर स्टेट्स की कैपेसिटी हुई तो उनके साथ मिलके खर्चा करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने से मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से कंपनीज की ग्रोथ होगी। स्टील हो गया, सीमेंट हो जाए और जो कंपोनेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगते हैं उस पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। परंतु जो वर्कर क्लास है, जो लेबर क्लास है, उनको 100% राशन से कवर किया जाना। 80 करोड़ लोगों को लगभग राशन मिलता है और इसके अलावा उनकी हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करना ही बजट के विशेष फीचर्स है। और गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी में ये रखा है कि जो आत्मनिर्भर भारत है, जिसके लिए 69,000 करोड़ दिए हैं, वो ये है कि पब्लिक हेल्थ आने वाले दिनों में इंप्रूव रहना चाहिए और स्वच्छ भारत रहना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोगों को ये चीजें काफी तंग करती हैं। पोषण अभियान, पोल्यूशन कंट्रोल और क्लाइमेट को कंट्रोल करना, ये ही गरीब लोगों के फायदे की चीजें हैं। और अब फोकस जो है टोटल एग्रीकल्चर पर रहेगा। एमएसपी को 1.5 गुना से ज्यादा देने का प्रावधान है। अब सवाल ये क्लैश करेगा उसके साथ कि ये लॉ क्यों लाए हैं। अगर एमएसपी देना है तो फिलहाल के लिए एग्रीकल्चर को सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेशन ज्यादा की है, एनिमल हस्बेंड्री में की है और कुछ फिशिंग हब कोचीन और जो आपकी पोर्ट्स है, बंदरगाहें हैं, जहां पे फिशिंग हब बनता है, उसके ऊपर फोकस किया है। एक साथ सबको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल था। अर्बन वर्कर्स के लिए कोई राहत नहीं रहेगी। हाँ, जैसे जैसे एमएसएमईज जो क्लोज हुई पड़ी हैं उनको वित्त मिलता रहेगा तो डेफिनेटली वर्कर्स एमएसएमई में चले जाएंगे। मेरे ख्याल से ये जो लॉस है वो 2-3 साल में कवर हो जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि 6.5% ग्रोथ रेट को मेंटेन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, टैक्सेशन को ठीक करना, फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करके रखना। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट की गई है जिसके लिए बिल आएगा पार्लियामेंट में। तो गवर्नमेंट ने ये संज्ञान ले लिया है कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को किस तरह से मेंटेन करना है। तो अभी क्योंकि ये इलेक्शन ईयर था, 4 स्टेट्स में इलेक्शन ड्यू थे, तो सारा फोकस जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है
वो तमिलनाडु में गया है, केरल में गया है, वेस्ट बंगाल में गया है और असम में गया है। तो ये जो गवर्नमेंट की बायास्ड पॉलिसी है, उसकी वजह से जहां पर डेवलपमेंट चाहिए, तमिलनाडु बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है और उनको 67,000 करोड़ का हाईवे देना, इस तरह से वेस्ट बंगाल के अंदर अब पता नहीं कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही होता है, परंतु नीड बेस कहां चाहिए? नीड बेस चाहिए राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, परंतु गवर्नमेंट का फोकस रहेगा उस तरफ जहां पर इलेक्शन है। तो ये जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स आपस में चलती है, यहां पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वीक रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपीजमेंट की पॉलिसी है। इससे पहले क्या था कि 5 ईयर प्लान होती थी, जिसके अंदर एनुअल खर्चे को एडजस्ट करना होता था। अब क्योंकि प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, नीति आयोग है, तो गवर्नमेंट चाहे कहीं पे भी अपने प्रोजेक्ट लगा सकती है। इसके कारण अगर हम कहें कि नॉर्थ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो है ही रहेगी। अगर कहीं पे एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक है, केरला में एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक है, वहां पे वर्कर्स भी बहुत कम है और कॉस्ट भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा आती है वहां पर, क्योंकि लेबर बहुत कॉस्टली है। लेबर ने घूम फिर के कहां से जाना है? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से लेबर ने जाना है और स्टेटों में जाकर काम करना है। तो क्यों ना हो उसी स्टेट्स पे ही फोकस किया जाए। अब क्योंकि बिहार के इलेक्शन विन हो गए, इसलिए बिहार की इंडस्ट्रीज अब साइड पे रहेंगी। इलेक्शन के दौरान हम इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब नहीं हो पाएगा। अब एग्रीकल्चर की बात है तो एमएसपी आप 2 गुना कर नहीं सकते, क्योंकि आप वीट अभी भी 20 रुपए किलो पर परचेज करते हो, तो क्या 28 रुपए किलो पे परचेज करोगे तो बेचोगे क्या रेट? तो इसीलिए एग्रीकल्चर लॉज इसीलिए बनाए गए कि ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है, इसको चेंज किया जाए, पानी की कंजम्पशन को कम किया जाए। इतना सारा पैडी जो पंजाब में उगता है, बासमती राइस, वो ना किया जाए, और प्रोटेस्ट इसीलिए है। और ये जो 3 एरियाज है काफी समृद्धशाली हैं, जैसे कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हुआ, एग्रीकल्चर में काफी समृद्धशाली है, पंजाब पूरे का पूरा और हरियाणा पूरा का पूरा। अब एमएसपी यहां पर फुल मिलता है, लगभग 10% के आसपास गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीदती है। ठीक है, कुछ सालों से दालों में एमएसपी बढ़ा है और कॉटन में भी बढ़ा है, और वीट और राइस तो हमेशा ही रहते हैं, परंतु 23 क्रॉप्स है एमएसपी की, उसमें बाकी 18-19 क्रॉप्स में गवर्नमेंट का कोई प्रोक्यूरमेंट नहीं है, ना उस पे प्राइस रियलाइज होते हैं। अगर फसल ज्यादा होती है तो कम दाम पे बिकती है, अगर कम होती है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो पूरी की पूरी चरमराई हुई है एग्रीकल्चर में। इंपोर्ट को काफी मिनिमम लगता, चलिए आर के आर्य जी का संपर्क टूट गया है। महिमा सिंह जी के पास चलते हैं। मेरे साथ पंकज गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, भी जुड़ गए हैं। पंकज गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार शमशेर जी। गुप्ता साहब, आपके पास आऊंगा, उससे पहले महिमा सिंह के पास चलेंगे। कांग्रेस पार्टी आज के इस आम बजट को किस तरीके से देखती है? सरकार का ये कहना है सीधे तौर पर कि आत्मनिर्भर भारत और आपदा में अवसर के लिहाज से ये बजट महत्वपूर्ण है, और जैसा कि हम आर के आर्य जी को सुन रहे थे, इंफ्रा को डेवलप करना बेहद ज़रूरी है, रोजगार के लिए संभावनाएं तभी पैदा होंगी। लेकिन कांग्रेस को क्या लगता है, लॉन्ग टर्म की बात करें और करंट में क्या इस बजट के उनको जो रिजल्ट हैं वो नजर आते हैं? ने भी कहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी कहा, और तमाम नेताओं की तरफ से भी बयान आ चुके हैं कि इससे ज्यादा निराशाजनक बजट ऐसे महामारी के समय में, ऐसे वक्त में जब देश को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, नहीं हो सकता था। पहले तो हमने अनअनाउंस्ड लॉकडाउन करके
जो है MSMEs को, मध्यम वर्ग के जो हमारे उद्योग थे, स्टार्टअप्स थे, उन सब के ऊपर हमने आघात किया। उसके बाद हमने मजदूरों को लंबी कतारों में, लंबी भीड़ में खड़े रहने पे, इमिग्रेंट लेबरर्स को बुरे तरीके से उनकी दुर्दशा सबने देखी, और जो प्राइवेट लेवल पर इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने जाकर के अपने अपने निजी स्तर पर उनकी सहायता की, उनको सहयोग दिया। लेकिन बजट से ये उम्मीदें थी, मजदूरों को थी, किसानों को थी, जो कर्मचारी हैं उनको थी, सरकारी कर्मचारियों को थी। लेकिन ये बजट तो क्या निकला, ये बजट तो सीधे सीधे PSUs को बेचने का, गेल, IOC, HPCL जैसी जो हमारी PSUs हैं उनको बेचने की नीति बनता हुआ नजर आ रहा है ये बजट, जैसा कि हमारी माननीय अध्यक्षा ने कहा है आज दोपहर को। और उन्होंने सीधे सीधे सरकार को ये आगाह किया है कि ऐसा करके आप सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और मजदूरों को, किसानों को, उन सभी लोगों को की तरफ आप बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। उन सब लोगों को निराश कर रहे हैं बुरे तरीके से। अभी अभी अर्थशास्त्री हमारे साथ जो मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इसके तमाम पहलू हमें समझाए हैं। बहुत सारी चीजें जो उन्होंने हमें अभी बताई, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो तो हैं ही। लेकिन जैसा कि मैं अपने वक्तव्य की पहली पंक्ति से कह रही हूँ कि जो कामकाजी तबका है, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो स्थायी रूप से बंद हुई औद्योगिकी इकाइयां हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनके साथ ये धोखा हुआ है। चिदम्बरम जी ने भी ये बात कही कि इससे ज्यादा धोखेबाजी सरकार नहीं कर सकती थी। आप ये देखिए कि पेट्रोल और डीजल समेत कई उत्पादों पर उपकर लगा दिया गया है। अब अर्थशास्त्री जो हमारे साथ मौजूद हैं, और भी कई अर्थशास्त्री राष्ट्र भर में इसका आकलन करेंगे, उस पर टिप्पणी करेंगे, जिससे लोगों को बेहतर समझ में आएगा। लेकिन आप ये समझिए कि इसमें न तो रक्षा के लिहाज से कोई वक्तव्य दिया गया, इतना लंबा भाषण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर महोदया ने दिया, लेकिन उसमें न तो रक्षा का कोई जिक्र हुआ, डिफेंस का कोई जिक्र हुआ। इससे और ज्यादा इसलिए भी निराशा हम लोगों को महसूस हुई कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, 7th पे कमीशन में जो इजाफा उनको मिलना था, DA में, डियरनेस अलाउंस में मिलना था, उसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं हुआ। लॉकडाउन का 1 साल बीता है, इस समय सबकी निगाहें टिकी हुई थी इस तरफ, लेकिन पूरी तरह से हताश, निराश कर दिया है सरकार ने, धोखा दिया है, और हर तरह से अपने पूंजीपति मित्रों को सपोर्ट करने की, उनको ही उनका इजाफा करने की तरफ कदम बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी ऐसा महसूस करती है। ठीक है महिमा सिंह जी, पंकज गुप्ता जी से आपने जो सवाल किए उनका जवाब लेंगे, फिर मैं आर के आर्य जी के पास चलूंगा। गुप्ता साहब, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, और जो हमारा गरीब कमजोर तबका है, कांग्रेस को ये लगता है कि इसमें उनके लिए कुछ भी नहीं है। और जो हमारे कर्मचारी वर्ग को लेकर बात कर रहे हैं कि कोरोना काल के चलते वैसे ही जो कई कई सेक्टर में लोग काम करते थे, नौकरियां चली गई, जैसे तैसे करके लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए इसमें नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी बातें हो रही हैं और ये आरोप लग रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति वर्ग को बढ़ावा देने की कोशिश, उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश नजर आती है इस बजट में। शमशेर जी, मैं पहले तो अपनी बजट पे अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल 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 कि जो बजट है, आजाद भारत के बाद सबसे बढ़िया जो बजट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने देने का कार्य किया है। इतनी बड़ी महामारी आपदा के बाद जो ये बजट आया है, इतना क्रांतिकारी बजट है, इतना हिस्टोरिकल बजट है, ये देश की डेवलपमेंट में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में समाज के सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं। संतुलित बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया गया है। हेल्थ सेक्टर पे पहली बार ऐसा हुआ है कि हेल्थ सेक्टर की एलोकेशन डबल से ज्यादा हो गई है। अब देखिए, हेल्थ सेक्टर में एलोकेशन का मतलब क्या है? जो निम्न वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, वही हेल्थ सर्विसेज का ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो आप देखिए, हेल्थ सेक्टर में 137% एलोकेशन बढ़ा दिया गया है पिछले साल से। इसी तरह रेलवे, रोड, मेट्रोज, आपके जल, स्वच्छ भारत, सब में एलोकेशन बढ़ाया गया है।
जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इतना एलोकेशन बढ़ाया है उससे आपके रोजगार उत्पन्न होंगे और रोजगार जो जो इस महामारी में रोजगार गए हैं उन लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। तो महिमा जी का ये कहना है कि भी आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, मैं उससे अपनी सहमति नहीं रखता। कब तक पैदा होंगे गुप्ता साहब अवसर रोजगार के, ये मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ और आर.के. आर्य जी से बात करूंगा कि अब जो ये अलग अलग सेक्टर में ट्रांसपोर्ट को लेकर, इंफ्रा को डेवलप करने को लेकर बात हो रही है, इसके लिए हमारी जो नीति है कि कब तक कितने लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, इन सब चीज़ों से ये महत्वपूर्ण है। सरकारें प्रयास करती हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने चुनकर भेजा है, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि जो बजट आए या जो सरकार कोई पॉलिसी बनाए उसका परिणाम तुरंत लोगों को नजर आना चाहिए। आपको क्या लगता है कितना जल्द इसके परिणाम दिखेंगे? देखिए शमशेर जी, अगर आप देखें कोविड के बाद जो अर्थव्यवस्था हमारी पटरी से उतर गई थी वो वापस रिवाइव हो रही है। जीएसटी का कलेक्शन ऑल टाइम हाई है, तो इट मींस कि इंडस्ट्रीज अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रही है। जो लोगों की जॉब गई थी वो वापस अपने काम पे आने लगे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें, फ्रेट कॉरिडोर और जो आपके रेलवे के अंदर जो काम चल रहे हैं उसमें आपकी नई भर्तियां भी हो रही है और रोजगार के अवसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होते हैं उसके थ्रू नए रोजगार का सृजन हो ही रहा है। तो ये कहना कि भी कब तक और कितने होंगे ये तो आंकड़ा देने मुश्किल होगा, परंतु जो भी नया प्रोजेक्ट शुरू होता है उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, रोजगार वो होता है। तो ये तो एक आप देखिए ना, ये जो बजट दिया है ये एक साल का, मतलब बजट तो एक साल का है पर इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आने वाले हैं। यही परमानेंट मैं यही जानना चाह रहा था कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप कह रहे हैं, तो यानी अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा रोजगार के लिए, बेहतर रोजगार के लिए, कंपनियों के निवेश के लिए। दूसरा सवाल मेरा आपसे साथ साथ पूछूंगा मैं कि जो रोड ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को बेहतर करने की बात हो रही है वो हम भी देख रहे थे कि जिन क्षेत्रों में इस वक्त चुनाव है, क्या उसके लिए पहले से तैयारी थी कि इन क्षेत्रों में ज़रूरत ज़्यादा है? केरल की बात करें, तमिलनाडु की, वेस्ट बंगाल की बात हम कर लेते हैं, उससे पहले बिहार की बात कर लेते हैं, यूपी का कुछ इलाका ऐसा है, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पर इंफ्रा को डेवलप करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जब आर.के. आर्य जी से बात कर रहा था तो ये कहा कि हमें इसके लिए पहले रणनीति बनाने ली चाहिए, उसके लिए इन 3-4 स्टेट को ही ध्यान में रखा गया, ऐसी बातें आ रही हैं। ये समान रूप से आएंगे और आपने देखा ये जब से 2014 से ये गवर्नमेंट आई है, रोड प्रोजेक्ट्स पूरे देश में एक सब जगह सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, रेलवे का जाल बिछाया जा रहा है और जो रेलवे में जो इम्प्रूवमेंट हो रही है वो एक क्षेत्र को देखते हुए तो नहीं हो रही है। अगर आज आप देखिए कि रेलवे की पटरियों में सुधार हो रहा है, रेलवे में अगर फैसिलिटीज में सुधार हो रहा है, अगर रेलवे कोचेस बन रहे हैं, वो किसी एक एरिया को देखते हुए नहीं। हाँ, आज के बजट में कुछ एलोकेशन आप कह सकते हैं कि भी, क्योंकि देखिए मैं छोटी सी मेरे पास मैं ये बजट को लेके तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 1.03 लाख करोड़ ये है, इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। तो ये जो बातें सामने आई तब मैंने आपसे सवाल पूछा, और इन्हीं 3-4 स्टेट को लेकर ज्यादा चर्चा है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर। जी देखिए, जो प्रोजेक्ट्स आए हैं वो सभी क्षेत्रों के लिए आए हैं, परंतु आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन को देखते हुए हो सकता है कि वित्त मंत्री जी ने इसके इन क्षेत्रों के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया है, परंतु जो भी प्रोजेक्ट्स आए हैं वो तो सारे पूरे देश के लिए आए हैं और समान रूप से आए हैं। अब आप तमिलनाडु देखिए, आप तमिलनाडु हमारे देश में इंडस्ट्रियल उत्पादन में दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है। तो अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो वो ऑब्वियसली सारे देश को उसका बेनिफिट होने वाला है। ये ऑलरेडी वहां पर हालात बेहतर है, ये कहा आर.के. आर्य जी ने कि वहां पर परिस्थितियां पहले से अच्छी हैं। बहुत से और राज्य हैं जहां पर काम करने की जरूरत है, उस पर बात मैं करूंगा आपसे। मेरे साथ डॉक्टर बलजीत सिंह बिहार हैं, कृषि विशेषज्ञ, वो भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस बजट को लेकर चर्चा करेंगे। खेती बाड़ी के लिहाज से बजट कैसा है, रोजगार के लिहाज से बजट कैसा है, और क्या हम जिस भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं उसमें इसका फर्क क्या पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें कामगार के लिए, मजदूर के लिए बजट में कुछ नहीं है,
उसमें कितनी सच्चाई है, ये मार्क एनर्जी से पूछूंगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। नमस्तुभ्यम नमाम्य हम सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाके रहेगी एक दिन। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य, सालों साल। बड़ा मुद्दा में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आम बजट पर कि इस बजट में हिंदुस्तान को क्या मिला है, किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है, और बात लगातार एक हो रही है आत्मनिर्भर भारत बनाने की, आपदा में अवसर ढूंढने की। उसके लिहाज से ये बजट कितना महत्वपूर्ण है। मेरे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। RK आर्य अर्थशास्त्री हैं, महिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं, पंकज गुप्ता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, और डॉक्टर बलजीत सिंह भयान है, कृषि विशेषज्ञ। बलजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। डॉक्टर साहब, ये कृषि क्षेत्र में 16.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने का वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। इस जो पैसा आवंटित किया गया है, इससे कहां तक उम्मीदें नजर आती हैं कि किसानों की आमदन को दोगुना करने का लक्ष्य, उसको सरकार साथ पाने में कामयाब होगी? किसानों की नाराजगी देख रहे हैं पिछले काफी समय से, वो नाराजगी दूर हो पाएगी?
और जो रिसर्च सेक्टर जिस पे लगातार बात हम करते रहते हैं कि रिसर्च जितनी ज्यादा बेहतर खेती बाड़ी क्षेत्र में होगी, उससे ज्यादा अच्छे बीज, अच्छी खाद तैयार होगी और किसानों को अपनी फसल का सही कीमत, सही दाम मिल पाएगी। और जो पानी की बात हम कर रहे हैं, उसका दोहन जिस लिहाज से हो रहा है, उस पानी के दोहन को किस तरह से कम किया जाए, इन बातों पर क्या इस बजट में आपको नजर आया कुछ? देखिए, कृषि का जो मामला है उसमें बजट अलॉटमेंट का जो अमाउंट रखा गया है, धान के लिए अलग से, वीट के लिए अलग से, दालों के लिए अलग से, तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा है, मतलब उसको किस रूप में ये जाएगा। आज जो मुख्य प्रॉब्लम है फार्मर की, जो आज इतना बड़ा आंदोलन भी हो रहा है, उसके ऊपर मुख्य डिमांड ये है कि फार्मर को एमएसपी पे ग्रीन जो खरीद है उसकी गारंटी चाहिए 23 फसलों की। अब वही बात इन्होंने अब फिर मतलब केवल गेहूं और धान के ऊपर तो रख दिया, तो दूसरी 23 फसलें हैं उनकी जो गारंटी हो खरीद की, उसकी कोई बात नहीं है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमने धान से और वीट से निकलना है, वो अगर इस धान वीट के रोटेशन से फार्मर को निकालना है तो दूसरी फसलों की जो एमएसपी है उसकी खरीद की गारंटी देनी चाहिए। अगर बजट का आंकड़ा देखें, जो किसानों को 6,000 रुपए मिलता है, उस बजट में तो कमी की गई है, लगभग ये 12-13% बजट कम है पिछली बार से। तो ऐसा कोई मतलब दुगनी पैदावार और दुगनी इनकम हो जाएगी फार्मर की इस बजट से, तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। बाकी और डिटेल आएंगी तो उस टाइम ही देखा जाएगा। यार, जो कृषि उपकर लगाया है पेट्रोल डीजल पर, सेस की बात मैं कर रहा हूँ, उससे आपको क्या महसूस होता है कि वो जो पैसा आएगा, किसानों को तो क्या फायदा होगा? किसानों को तो डीजल सस्ता चाहिए, और सस्ता तो होने नहीं जा रहा है इससे। पहले ही डीजल बढ़ता जा रहा है, सेस लगा दिया, ड्यूटी कम कर दी, वो कान उधर से घुमा के उधर से पकड़ने वाली बात है। डीजल की रेट कम होने चाहिए थे, और जो ना अब इससे मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट होगा फार्मर को, क्योंकि फार्मर जो ना बहुत ज्यादा डीजल प्रयोग करता है, ट्यूबवेल पे भी, ट्रैक्टर पे भी और पे भी, तो उसको जरूरत थी सस्ता देनी, ताकि खेती सस्ती होगी तो खेती में कुछ किसान को बचेगा। उसके जो इनपुट हैं वो सस्ते नहीं होंगे तब तक कुछ बचने वाला नहीं है। तो जरूरत तो इस बात की थी कि सरकार जो इतना बड़ा आंदोलन है उसको ध्यान में रखते हुए जो 23 फसलें हैं एमएसपी की, जिनकी घोषणा करती है सरकार हर बार, उसकी खरीद की कोई रास्ते दिखाती है, इनके ऊपर खरीद की जाएगी, जिससे किसान को ये लगता कि भाई कुछ किसानों की भलाई की बात है। लेकिन केवल एक अलग से व्हीट का आंकड़ा दे दिया और राइस का दे दिया। अब व्हीट राइस में तो पहले किसान मतलब लगा, उससे बाहर निकालने की बात है, वो तो नहीं हुई ना। बिल्कुल, उससे बाहर निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक फसलों का चक्र नहीं बदलेगा तब तक किसान की आमदन को बढ़ाने की जो बात हम कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिलना आसान नहीं है। बलजीत सिंह की बात निकालने का बड़ा सीधा फार्मूला है। आप जो 23 फसलों की एमएसपी सरकार घोषणा करती है, उनको खरीदने का अश्योर कर दीजिए फार्मर को कि तेरी ये फसल खरीदी जाएगी, तो लोग अपना आप डाइवर्ट हो जाएंगे व्हीट राइस से। और जो नहीं है कि दूसरी जो फसलें हैं, सरसों है, मक्का है, बाजरा है, उनकी खरीद नहीं होती है। एमएसपी केवल एमएसपी की घोषणा कर दी जाती, खरीद नहीं होती है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आपने एक महत्वपूर्ण बात की। आर के आर्य जी, ये सेस की बात करेंगे, पेट्रोल डीजल को लेकर आज बजट में बात सामने आई कि वो कर पे ऊपर कर लगाने वाली बात जो होती है, उससे कंपनियों को ये देना पड़ेगा, ये टैक्स, ये जो लगाया है नया टैक्स, वो कंपनी देंगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि कंपनियां अपनी जेब से पैसा दे देंगी? ये कितना आसान काम है कंपनियों से वो पैसा लेना? आपको नहीं लगता कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से लगातार रोजाना कोई ना कोई 10 पैसा 20 पैसे का इजाफा हो रहा है, ये दिखता है आसान कि कंपनियां कर पाएंगी इसको मैनेज? आप क्लियर करना होगा कि ये डीजल और पेट्रोल के प्राइस के ऊपर है या परसेंटेज के आधार पर है। सेस जनरली जो है परसेंटेज के आधार पर होता है। अगर कंपनीज के ऊपर लगता है, प्रॉफिट के ऊपर सेस लगता है, क्योंकि ये रुपए के ऊपर है और एक्साइज ड्यूटी पहले से पूरी पीक पर है 33%, 46%, बिल्कुल, और वैट मध्य प्रदेश के अंदर 25% है, दिल्ली के अंदर 13 से 14% तक है। अब रास्ता सिर्फ सेस का बचा हुआ था, तो ये चुपके से मुझे लगता है कि सीधा लीटर के ऊपर लगा है,
जितना प्राइस होगा उतने रुपए के ऊपर, मान लीजिए 85 रुपए का है यहाँ पर रेट, तो 4 रुपए उसके ऊपर ऐड कर लिए तो 89 रुपीज हो जाएगा। अदरवाइज परसेंटेज के आधार पर होना चाहिए था कि प्रॉफिट के ऊपर इतना परसेंटेज टैक्स लगेगा, जो आप कंपनीज का कह रहे थे। फिर भी कंपनीज इसको बोझ में नहीं ले सकती कि कंपनी अगर इसको बोझ में लेती तो आज जैसे पेट्रोलियम के प्राइसेस ऊपर, ये कंपनी के शेयर जो है ऊपर गए हैं, वो इसी कारण हुए हैं कि प्रॉफिट बुकिंग इंप्रूव हो जाएगी, अर्निंग इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से कंपनीज के स्टॉक ऊपर गए हैं। तो 2000 का उछाल हुआ है सेंसेक्स में। ये बात क्लियर है कि इसका बर्डन इंडिविजुअल व्यक्तिगत के ऊपर पड़ेगा। और जहां तक सवाल ये है कि ये फार्मर्स डीजल को यूज करते हैं, अभी जो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी थी वो गवर्नमेंट ने पहले मना किया था, उसके बाद जैसे ही एग्रीमेंट हुए तो स्टबल बर्निंग भी अलाउ कर दी गई है, और ये पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी के जो सब्सिडी हटाई थी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी रिज्यूम किया गया है। तो फार्मर्स का अगर सवाल देखेंगे तो 1.5 गुना जो आप कह रहे हैं एमएसपी का, एक स्टेज तक आप एमएसपी दे सकते हैं। यदि आप एमएसपी को एक सडनली इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली जब माल बिकेगा, क्योंकि कम लागत पे तो बिक नहीं सकता। अभी भी अगर 20 रुपए किलो वीट खरीदती है गवर्नमेंट और उसको स्टोर करके ट्रीट करके देखेंगे, क्योंकि लेबर उसको उठा के रखती है वेयर हाउसिंग में, और उसके बाद कुछ खराब हो जाता है क्योंकि वेयर हाउसिंग की हालत खराब है, तो एस्टिमेट ये कहता है कि गवर्नमेंट को 28 रुपए किलो बैठता है वो। गवर्नमेंट पहले से 70,000 करोड़ के आसपास लूज कर रही है इस प्रोक्यूरमेंट में। इस प्रोक्यूरमेंट से बाहर आने के चक्कर में ही सरकार ने ये 3 लॉज बनाए हैं, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि प्रोक्यूरमेंट हम क्यों करें। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू द बिजनेस, ये कहावत है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू द बिजनेस। तो ये जो कॉरपोरेट सेक्टर्स को लाने की बात है या एग्रीगेटर्स को लाने की बात है कि वो माल खरीदेंगे, फार्मर्स जो है वो डर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इनकी कहीं लैंड भी ना चले जाए, और मेरे ख्याल वो फियर ट्रू है, क्योंकि जब छोटे फार्मर अपने घर के खाने के लिए ही प्रोड्यूस नहीं कर पाए, ईस्टर्न यूपी में अगर जाए, बिहार में तो अब थोड़ी सी हालत ठीक है क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ी है। जब से डेयरी की प्रोडक्शन होनी शुरू हुई है, अब मिल्क में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सोशल फॉरेस्ट्री को मिलाकर ही एग्रीकल्चर बनता है, जिसका कंट्रीब्यूशन 17% ऑफ द जीडीपी है। अब सबसे ज्यादा एमएसपी का हिट जो है वो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, और यही 3 स्टेट के लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जहां तक रूरल वर्कर की सवाल है, रूरल वर्कर्स ऑलरेडी उनको मनरेगा में पिछले साल 45,000 करोड़ का एडिशनल बजट दिया था, 60,000 करोड़ के। इस बार शायद अनाउंस ही नहीं किया, क्योंकि बजट में जैसे ये कह रहे हैं गुप्ता जी कि बजट का बहुत ही भरमार है उसके अंदर, वो तो बैठता है लगभग 30 लाख करोड़ का टोटल बजट होना चाहिए, ये तो बैठेगा करीब 50 से 55 लाख करोड़ का, क्योंकि वो 5 ईयर प्लान में कब देंगे कब नहीं देंगे। जल जीवन अगर होगा पैसा तो करेंगे। मैं बात पूछ रहा था पंकज गुप्ता जी से, रोजगार को लेकर संभावनाओं की बात हम कर रहे हैं इस बजट में, और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या प्रोजेक्ट शुरू होंगे उनसे रोजगार की संभावनाएं तत्काल में नजर आती हैं, या फिर उसके लिए हमें आने वाले 3-4 सालों तक वेट करना पड़ेगा? क्योंकि इस बजट से सबकी निगाहें रोजगार को लेकर थी, कामगार को लेकर थी, कमजोर आदमी को लेकर थी, गरीब आदमी को लेकर थी। उनकी कुछ अपेक्षाएं पूरी होती दिखी आपको इस बजट में? देखिए पहले तो आर के आर्य जी, 1 मिनट, आर के आर्य जी। रोजगार का आप टोटल लेबर फोर्स जो है वो 40,000 करोड़ की है, जिसमें स्किल्ड वर्कर हार्डली 3 to 4 करोड़ है।
फिर बीच में सेमी स्किल्ड है और बाकी कैजुअल वर्कर्स है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कैजुअल वर्कर आपको रोड पर नजर नहीं आ रहे, वेंडर्स नजर नहीं आ रहे कि कितने लोग भटूरे और कितने लोग पकौड़े और कितने लोग कुलचे बेच रहे हैं। आप उनको कैसे रिलीफ दे सकते हो? उनको तभी रिलीफ दे सकते हो अगर या तो स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड को बढ़ाया जाए। वो कब बढ़ सकती है? जब एमएसएमईज को स्ट्रेंथन किया जाए। अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ एक समझौता किया है कि वो ट्रेनिंग देंगे मैट्रिक को और डिप्लोमा को और डिग्री होल्डर्स को, और जापान के जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देंगे। परंतु ये सारा सिस्टम जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए। आप तमिलनाडु की बात कर रहे थे, तमिलनाडु के अंदर जो वेजेस है वो ऑलरेडी बहुत हाई है। गुजरात के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर 3 गुना वेजेस हुई है। तभी ये हार्दिक पटेल का प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं कि वहां पर वेजेस बहुत हाई है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, इसीलिए मनरेगा की वेजेस हाई है। तो जहां पे काम करना चाहिए, आधा हिस्सा जो है नागपुर के इस तरफ, नागपुर से लेकर झांसी, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें काम करने की जरूरत थी, परंतु इन्वेस्टमेंट जारी है वहां पर। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर 100 रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है, तमिलनाडु में बनता है वो 122 रुपए का। वहां पर वेजेस इतने हाई है। गुजरात में बनता है 120 रुपए का, उत्तर प्रदेश में बनता है वो 98 रुपए का, और बिहार में बनता है वो करीब 80 रुपए का। तो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वहां पे लगाएंगे। यू विल गिव द फूड वेयर द माउथ इज, और नाक में डाल देंगे रोटी को। तो क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है और वहां पे ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करना चाहती है, इसीलिए वहां पर करेगी। तो जो बायास रहेगा, लोप साइडेड डेवलपमेंट है, उसको आप कैसे ठीक करेंगे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट रफली 1.2 करोड़ जो है लेबर फोर्स में एंटर करते हैं, क्योंकि 12 करोड़ जो है हमारा हर 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ती है। तो 18 के बाद के जो लोग हैं जो एंटर करते हैं लेबर फोर्स में, वो 1.2 करोड़ है। और पिछली बार जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, गवर्नमेंट ने खुद कहा कि टॉयलेट बनाने में और अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने में जो मिस्त्री मजदूर लगते हैं वो 15 लाख हुए, परंतु आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है 1.2 करोड़ की। लेबर फोर्स में जो एंटर करते हैं वो कैसे होगा जब आप एमएसएमईज को स्ट्रेंथन करेंगे? आपने 10,000 की वेंडर की स्कीम चलाई थी, यानी अभी ये मान के चले आर के जी कि इसमें जिस सेक्टर पर रोजगार को डेवलप करने की बात होनी चाहिए थी, उन क्षेत्रों में अगर सरकार ज्यादा कोशिश करती तो खर्च भी कम आता और डेवलपमेंट ज्यादा होती और वहां पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ती। तमिलनाडु, केरला के बजाय, या हम गुजरात की बात करें इसके बजाय इन उत्तर भारत में बहुत से ऐसे स्टेट हैं, या बिहार की बात भी कर लेते हैं, वहां पर काम होता तो बेहतर संभावनाएं बन जाती रोजगार की, और जो लोग काम करने के लिए अपना शहर, अपना गांव छोड़ते हैं, उनको शायद दूर दराज की जगहों पर नहीं जाना पड़ता। ये आप कहना चाहते हैं। आपके पास आऊंगा मैं। महिमा सिंह जी से कमेंट लेना चाहूंगा। महिमा सिंह जी, बजट को आजादी के बाद का सबसे बेहतर बजट बता रही है सरकार। अब ऐसे में क्या कमी रहेगी आप लोगों की? आजादी के बाद आप लोगों ने बड़े बजट पेश किए, और आरके आर्य जी की बातों पर भी आपका कमेंट चाहेंगे, रिएक्शन चाहूंगा मैं। महिमा सिंह जी, चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पंकज गुप्ता जी, बहुत सी बातें ऐसी बताई आरके आर्य जी ने कि काम ऐसी जगहों पर और बेहतर किया जा सकता था जहां पर सरकार को कॉस्ट भी कम लगती, वहां पर विकास की संभावनाएं प्रबल हो जाती। जो तमिलनाडु का जिक्र हम कर रहे थे, केरल की बात हम कर रहे थे, उसकी जगह बिहार में काम करते, उत्तराखंड में काम करते, हिमाचल में काम करते, या और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं देश में, और कोस्ट के हिसाब से एक एक चीजें तोलकर बताई हैं कि कहां 100 रुपए पर 122 रुपए तमिलनाडु में खर्च होते हैं, जहां एक जगह 100 रुपए लगते हैं तो वहां पर 122 खर्च करना पड़ता है। मैं जानूंगा आपसे, लेकिन महिमा सिंह से शायद मेरे साथ जुड़ गई। महिमा सिंह जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? जी जी बिल्कुल जी महिमा सिंह जी, बताइए।
मैं ये कह रही थी शमशेर जी कि ये न सिर्फ आजादी के बाद का सबसे धोखेबाजी वाला बजट है, सबसे दोगला बजट है, बल्कि सबसे अवसरवादी बजट है। दोगला और धोखेबाजी का बजट इसलिए है क्योंकि पेपरलेस करके, जैसे कि इस सरकार की आदत ही रही है, इनकी नीति ही है जुमलेबाजी की और बड़े बड़े टर्म्स, बड़ी बड़ी जो बातें हैं फेंकने की। तो इसको पेपरलेस बजट कह के एक तरफ तो आप प्रदेशों में इंटरनेट को बंद करते हैं सबसे बड़े आंदोलन को दबाने के लिए और फिर महापंचायतों को खड़ा कर देते हैं, और दूसरी तरफ आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और पेपरलेस तरीके से बजट को पेश कर रही हैं। तो ये इस वजह से मैं इसको चलिए रुकूंगा, इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है। आ रहा हूं महिमा सिंह जी आपके पास, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बढ़ सी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात बजट को लेकर कर रहे हैं, मेरे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर बलजीत सिंह भयान है, आर के आर्य जी हैं, महिमा सिंह है, पंकज गुप्ता हैं। महिमा सिंह जी से बात हम कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। महिमा सिंह जी, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं पंकज गुप्ता जी के पास चलूंगा। न सिर्फ दोगला बजट है, और मैंने बताया दोगला क्यों, इसलिए कि एक तरफ पेपरलेस बजट की बात है, डिजिटल इंडिया की बात है, और दूसरी तरफ हम प्रदेशों में इंटरनेट बंद किए हुए हैं आजादी के बाद के सबसे बड़े आंदोलन को दबाने के लिए, लोगों से सूचना को छुपाने के लिए। तो दोगला इसलिए और अवसरवादी इसलिए शमशेर जी, जैसे बार बार आपने भी इंगित किया और तमाम एक्सपर्ट्स भी इंगित करते रहे हैं कि तमिलनाडु और बंगाल और असम जिन प्रदेशों की बात इस बजट में की गई है, उसी के साथ देखने वाली बात यह है कि हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं वो बहुत हद तक रविंद्रनाथ टैगोर की छवि में नजर आने लगे हैं और उस तरह का अपने आप को प्रदर्शित करने लगे हैं। और आज बजट पेश करने के लिए भी हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो बंगाल के खास अवसरों पर पहनने वाली लाल पार की साड़ी पहनकर आई। तमिल की वो खुद हैं, तमिलनाडु की। तो ये अगर देखा जाए, और जनता इसको अब देख पा रही है, ये बातें छुपने वाली नहीं है। ये बहरूपियों वाला जो कंडक्ट है ये बहुत दूर तक नहीं जाने वाला है। लोग अब साफ साफ देख पा रहे हैं। तो ऐतिहासिक बिल्कुल भी नहीं। 1991 के बाद ये देश के ऊपर सबसे बड़ी आपदा थी, और इस आपदा के समय पर इस सरकार का जो रुख रहा है मजदूरों, गरीबों, किसानों, कर्मचारी वर्ग की ओर, उसका जवाब सरकार को जरूर मिलेगा। ठीक है। डॉक्टर बलजीत सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? बलजीत सिंह जी, आवाज आ रही मेरी आप तक? हाँ, मुझे आ रही है आवाज आपकी। बलजीत सिंह जी, कृषि क्षेत्र को लेकर आपने कुछ बातें कही, महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन खेती बाड़ी को लेकर जो एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, मैं बात कर रहा था आर के आर्य जी से कि सरकारें कोई भी रही हों, उनके ऊपर एक अलग प्रकार का एक बोझ होता है कि सरकार प्रोक्योरमेंट करे, और जितना पैसा सरकार उस पर खर्च करती है उतना सरकार के पास आता नहीं, अतिरिक्त बोझ है। तो इसका कोई विकल्प है क्या किसानों के पास, सरकार के पास? आपकी नजर में ऐसा कुछ है, या फिर यह स्थिति ऐसे ही रहेगी क्योंकि उत्पाद लगातार बढ़ रहा है लेकिन उसको प्रोक्योर करना, उसका भंडारण करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए क्या विकल्प है किसानों के पास, सरकार के पास? क्या सुझाएंगे आप?
देखिए इसका बहुत ही सिंपल है, मैं पहले ही बता सकता हूँ। आपको किसान को धान और व्हीट के रोटेशन से बाहर निकालना है, क्योंकि अब जब सारा प्रोक्योरमेंट केवल धान और व्हीट का हो रहा है और उसी में ज्यादा बजट खर्च हो रहा है, तो अगर सरकार इससे बाहर निकालना है किसान को, तो दूसरी जो फसलें आ रही है आपने उन फसलों को ये मैं पूछूंगा पंकज गुप्ता जी से कि क्या एमएसपी की बात, आप गारंटी की बात कर रहे हैं, उन 23 फसलों पर मिल सकती है और उससे पानी का भी बचाव होगा और रिसर्च पर भी काम सरकार को करना है। लेकिन मैं ये भी आपसे जानूंगा कि एमएसपी की गारंटी आपको लगता है कि सरकारें इन सभी फसलों पर दे सकती हैं, ऐसा संभव दिखता है क्या आपको? ये पूछूंगा आपसे मैं। बलजीत सिंह जी। जी ये तो बहुत सिंपल है। देखिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप वहाँ पर बजट जो कर रहे हो उस बजट को थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि खेती को आप दूसरी चीजों से कंपेयर मत कीजिए। खेती हमारी एक बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की, और खेती के अंदर उतार चढ़ाव जो ना ये बाजार के साथ नहीं आते और नहीं आनी चाहिए। चाहे आप कितने धनी हो जाओ तब भी आप 4 रोटी खाओगे, और आप चाहे बिल्कुल भूखे तब भी 4 ही खाओगे। तो इसको इस बेसिक नीड के हिसाब से इसको ऊपर बजट आना चाहिए और उसी हिसाब से इसके ऊपर नीतियां बननी चाहिए। और उन नीतियों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट यही तो कहती है कि सभी फसलों का मिनिमम स्पॉट प्राइस निर्धारित करके उनकी खरीदारी को सुनिश्चित कीजिए। ये अपने आप ही फसल डाइवर्सन हो जाएगा। यानी इससे किसान की हालत सुधर सकती है। साफ कहिए ये बात। इससे किसान की हालत सुधर सकती है। और जो धान की बात करें, गेहूं की, जो किसानों की एक मजबूरी हो गई आज उसको पैदा करना, उससे डाइवर्ट किसान हो सकता है, कुछ और पैदा कर सकता है। गुप्ता साहब, किसानों को लेकर भी बात हम कर रहे हैं, उसके बारे में जानूंगा आपसे। लेकिन जो इस देश में सबसे ज्यादा एमएसएमई की बात हो रही है, वो सबसे ज्यादा रोजगार किसी व्यक्ति के लिए पैदा करता है। अब कांग्रेस से पूछते हैं तो उनके लिए कुछ काम नहीं किया गया, लेकिन ये संभावनाएं बन सकती थी। पर आज के बजट से ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में कुछ परिणाम दिख सकते हैं। अभी करंट में कुछ ऐसा लगता नहीं कि रोजगार उससे मिलेगा, इतना आसान नहीं है। और इस कोरोना संकट से निपटना भी बहुत बड़ी चुनौती है, ये भी आपसे पूछूंगा गुप्ता साहब। और एक बात और, निजी क्षेत्र को लेकर एक सवाल मेरा और बनता है। निजी क्षेत्र को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। मैं एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेची जाएगी, ये बात सामने आ रही है। आईडीबीआई बैंक का निजीकरण होगा, ये भी बात सामने आ रही है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 49 से बढ़ाकर 74% और एलआईसी के आईपीओ भी सरकार लेकर आएगी। और कांग्रेस पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनकी हिस्सेदारी लगातार सरकार बेच रही है। उसके लिए क्या पाइपलाइन में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, या फिर ये तो करना पड़ेगा, ये सरकार की मजबूरी हो गई है? शमशेर जी, देखिए इस संसार में जिन भी देशों ने तरक्की की है उन देशों में कोई सरकार बिजनेस नहीं करती है। उस देशों में प्राइवेट सेक्टर ही बिजनेस करता है। जिस समय देश आजाद हुआ तो उस समय इतनी पूंजी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर में पूंजी लगाई। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट अपनी उस पूंजी को निकाल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन काम आम आदमी के वेलफेयर के लिए काम करना है, हेल्थ के लिए काम करना है, स्वास्थ्य के लिए करना है, एजुकेशन के लिए है, ना कि कोई बिजनेस करना है। अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखें तो परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोई भी देश जहाँ पे गवर्नमेंट बिजनेस में लगी है उन देशों की स्थिति हमारे देश से भी ज्यादा खराब है। तो इसलिए ये तो एक नियम ही है कि जब लेकिन गुप्ता साहब, हमारे देश की जो व्यवस्थाएं हैं, एक मिनट पूरी बात सुनूंगा। जो परिस्थिति, आपको पूरा वक्त है, अभी आप ही बोलेंगे। जो हमारे देश में परिस्थितियां इस वक्त हालात हैं, एक तो आबादी के लिहाज से देखें, गरीबी के हिसाब से देखें, लोगों के स्टैंडर्ड को देखें, लिविंग जो लाइफ स्टैंडर्ड है लोगों का उसको देखें, तो सरकारी स्कूल अगर निजी क्षेत्र में चले जाएंगे, जिस ट्रेन में हम सफर करते हैं पैसेंजर ट्रेन में, वो प्राइवेट हो जाएगी, जिस बस में हम सफर करते हैं वो प्राइवेट हो जाएगी, तो आम आदमी के ऊपर एक बोझ पड़ेगा। उसको भी समानांतर लेकर चलना जरूरी है। गरीबी को दूर करने का उपाय क्या है? शमशेर जी, इसमें गवर्नमेंट को बैलेंस बनाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट बैलेंस बनाने पे लगी है। अगर गवर्नमेंट इन सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को नहीं इनवाइट करेगी तो
आप रेलवे का एक हद से ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कर सकते। आज की डेट में रेलवे में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि उसमें LIC की पूंजी लगवाई गई है या कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वाइट किया गया है, अदरवाइज एक लिमिटेड एक्सपेंशन हो पाएगा। इसी तरह से अगर आप देखिए हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंशन हुआ है तो प्राइवेट सेक्टर्स ने जो किया तो हेल्थ केयर सर्विसेज का में सुधार हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक आम आदमी को देखते हुए उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस शुरू की है, सो दैट कि भी आम आदमी को हेल्थ इलाज के लिए इलाज हो सके। परंतु अगर उसमें कुछ अगर आपने वो फैसिलिटीज को बढ़ाना है तो प्राइवेट सेक्टर को तो आपको बीच में लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप एक हद के बाद गवर्नमेंट भी कहाँ से रिसोर्सेज उपलब्ध कराएगी। तो ये तो बैलेंस बनाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, आज कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए हम पे ब्लेम लगाती है कि हम निवेश कर रहे हैं, इसकी स्टार्ट किसने की थी? सबसे पहले नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में, और जो इनके मनमोहन सिंह जो आपके प्रधानमंत्री रहे हैं, उन प्रधानमंत्री उनके उस समय सबके प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री, जैसे आज मोदी देश के प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह भी देश के प्रधानमंत्री, उनके समय विनिवेश शुरू हुआ था। तो ये तो एक जरूरत है। अगर हम तो ये संभावनाएं है कि ये शुरुआत जहां से हुई अब उस चीज को और आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको विस्तार दिया जा रहा है, उसको विस्तार दिया जा रहा है। एक बैलेंस बनाते हुए उसको तेजी से बढ़ाया जाएगा, निवेश को तो बढ़ाया जाएगा, तभी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, तभी वो सोशल वेलफेयर पे। अब इतनी बड़ी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दी है, अगर गवर्नमेंट पे रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो आम आदमी को, गरीब आदमी को कैसे वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दे सकती थी? ठीक, किसानों के लिए अगर वो एग्रीकल्चर। चलिए, मुझे रोकना पड़ेगा, आपको वक्त नहीं है। ये बजट पे चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे, आगे भी इस पूरे प्रकरण को लेकर चर्चाएं होती रहेंगी, क्योंकि ये देश के आर्थिक हालात से, सिस्टम से जुड़ा मसला है। सबकी जेब पर इसका असर पड़ता है, हर छोटे से बड़े आदमी पर जो भी सरकार की तरफ से नीतियां बनती है, खासकर बजट में, उसका प्रभाव पड़ता है। आज की चर्चा में बलजीत सिंह जी आप जुड़े, धन्यवाद। RK आर्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। महिमा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो बजट पे चर्चा कर रहे थे उसमें जो निकलकर बात सामने आई वो ये कि हालांकि कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना रहा हो, ये सब जानते हैं कि जिन जिन इलाकों में चुनाव होता है, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होता है, वहाँ पर कोशिशें हर पार्टी की रहती हैं, जिसकी भी सरकार केंद्र में होती है, कुछ उसको ज़्यादा देने की बात होती है। अब ये बात सामने आ रही है कि ज़्यादा फोकस उस पर रखा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, लेकिन सरकार का यह कहना है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसके होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो कंपनियों का निवेश बढ़ेगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कोरोना संकट के चलते जो देश में हालात बने, उस लिहाज से देखें तो ये अब तक का सबसे खराब बजट रहा है। इसमें गरीब, कामगार, मजदूर, बेरोजगार लोगों के लिए नहीं सोचा गया है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया। वही किसानों का ये कहना है कि हालांकि इसमें 16.5 लाख करोड़ रुपए बजट का प्रस्ताव रखा गया है खेतीबाड़ी के लिए, लेकिन उस खेतीबाड़ी के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है उससे क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, इसमें उनको अभी भी संशय है। और उसके पीछे संशय का कारण ये बता रहे हैं कि सिर्फ गेहूं या चावल को लेकर नहीं, बल्कि बाकी और जो फसलें हैं उनकी MSP की गारंटी दी जाती है, लेकिन वो मिलता कहाँ है। और जब तक इन अन्य फसलों के ऊपर MSP किसानों को नहीं मिलेगा पूरा, तब तक किसान गेहूं या चावल को छोड़कर, खासकर जिन इलाकों में ज्यादा इसको बोया जाता है, वो दूसरी फसल रोटेट नहीं करेंगे। उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो ये बजट आया है, इस बजट के प्रभाव कितने देखने को मिलते हैं, और जो विनिवेश की संभावनाओं को बढ़ाने की बात हो रही है उससे कितना बैलेंस बनेगा। क्योंकि सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच अगर अच्छा बैलेंस बनता है तो रोजगार पनपता है, और जितने ज्यादा रोजगार पैदा होंगे देश में, उतना देश आत्मनिर्भर बनेगा। जितनी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की भाव को बल मिलेगा, उतना ज्यादा देश को फायदा होगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी हम कोरोना से धीरे धीरे उबर रहे हैं। थोड़ा इंतजार करें, देखते हैं क्या परिणाम सामने आते हैं। नमस्कार।